नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेज में। तो दोस्तों, जैसा कि करंट अफेयर की ये अगली कड़ी हो जाएगी, इसमें हम लोग डिफेंस से संबंधित चीज़ों को देखेंगे, है ना। जो भी समझौते हुए हैं, जो भी परीक्षण हुए और साथ साथ में संयुक्त सैन्याभ्यास इत्यादि को भी हम लोग इसमें कवर कर लेंगे। तो सैन्य से जो भी प्रश्न आमतौर पर बनेगा करंट अफेयर का पूरा पिछले 1 साल के अंदर जो भी चीज़ें घटित हुई हैं उन सबको हम लोग इसमें कवर कर लेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो जीडी का देगा उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी पुलिस का या अग्निवीर या किसी भी एग्जाम में आप अपियर हो रहे हैं तो करंट अफेयर में सेना से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ से हम लोग शुरू कर दे रहे हैं बिना समय गंवाए। INS इम्फाल भारतीय नौसेना में शामिल हो गई है, तो ये घटना। उसके बाद हम लास्ट में जो एक्सरसाइज है सैनिकों का वो भी हम लोग कवर कर लेंगे, है ना, युद्धाभ्यास। तो इंडियन नेवल सबमरीन जो होती है, इसका इम्फाल, इसका नाम है इम्फाल, भारतीय नौसेना में शामिल कर दी गई 26 दिसंबर 2023 को मुंबई स्थित नौसैनिक, ये कई यहाँ से पूछ लेगा कि कहाँ पर, तो नौसैनिक पोतगाह में आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसैनिक पोत, नाम क्या है, इम्फाल, उसको शामिल कर लिया गया किसमें, नौसेना में। ठीक है ना। तो सिर्फ पूछ लेता है कई बार कि इम्फाल क्या है। यह पहला ऐसा युद्धपोत है जिसका नाम उत्तर पूर्व के किसी शहर के नाम पे रखा गया है। तो इम्फाल क्या है, इम्फाल किसकी राजधानी है, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, है ना। तो पूर्वोत्तर के किसी शहर के नाम पे यह पहली बार ऐसा है युद्धपोत का नाम रखा गया है। किसी भी अन्य स्वदेशी विध्वंसक पोत की तुलना में INS इम्फाल का निर्माण एवं परीक्षण सबसे कम समय लगा है, बहुत जल्दी इस पर काम कर लिया गया है। भारतीय नौसेना में तैनाती से पूर्व इस पोत से विस्तारित रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया गया है ना, है ना। ये तो ब्रह्मपुत्र और रसिया, रूस का नाम मिला करके ब्रह्मोस बन गया, रूस और भारत। यह पोत परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध की स्थितियों में लड़ने के लिए सुसज्जित है, यानी कि काफी मजबूत बनाया गया। सोचिए जब उसको ब्रह्मोस भी से परीक्षण कर लिया गया तो काफी बेहतरीन है। क्या नाम है, INS इम्फाल, मुंबई में तैनाती है। यह पोत परमाणु जैविक हो गया। गौरतलब है कि INS इम्फाल परियोजना 15B के तहत निर्मित तीसरा युद्धपोत है। ये पूछ लेगा किस परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया है INS इम्फाल का, तो परियोजना, हाँ, प्रोजेक्ट 15B के तहत। ठीक, P15B के तहत निर्मित किए जा रहे 4 पोतों का हम देखेंगे, जो इसमें से 4 पोत हैं कौन कौन से, इनका विवरण अगर हम देखेंगे तो देखिए INS विशाखापत्तनम है। ठीक, तो ये जो है इसका जो निर्माण चल रहा है मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड, है ना। तो INS विशाखापत्तनम 21 नवंबर 2021, INS मोरमुगांव 18 दिसंबर 2022, फिर INS इम्फाल 26 दिसंबर 2023, और INS सूरत जो अभी प्रगति पर है, INS सूरत। तो ये 4 परियोजनाएं रखी गई हैं प्रोजेक्ट 15B के तहत, है ना। कहेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट 15B से जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसा बोलता है नहीं। तो 4 तो इसमें है ही है, कई बार अंक से प्रश्न बन जाएगा, कोई एक अलग से दे देगा। तो हमें ध्यान रखना है INS विशाखापत्तनम, मोरमुगांव, इम्फाल और सूरत। क्लियर, इतना ध्यान रखिएगा। P15 के पोतों को विशाखापत्तनम श्रेणी के विध्वंसक युद्धपोतों के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, विध्वंसक युद्धपोतों के, विशाखापत्तनम श्रेणी के। ठीक है ना। तो डाक शिपयार्ड लिमिटेड MDL द्वारा INS इम्फाल को भारतीय नौसेना के इन हाउस संगठन वारशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया जा रहा है। किसके द्वारा डिजाइन, वारशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा। यह पोत लगभग 75% कैसा है, स्वदेशी उपकरणों से निर्मित है। इस पोत के कुल लंबाई 163 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर और वजन इसका कितना है, 7400 टन। ठीक है ना। यह पोत 30 समुद्री मील, है ना, नॉट पूछता है, नॉट किस में मापा जाता है, तो समुद्री मील हम मापते हैं, नॉट में दूरी मापते हैं, से अधिकतम गति प्राप्त करने में सक्षम है। ठीक, तो ये हमारा INS इम्फाल हो गया कंप्लीट, और उसके साथ साथ में P15B भी कंप्लीट हुआ। उसके उपरांत हम बात करेंगे समर, वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है हमारी, है ना। 17 दिसंबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अस्त्र शक्ति 2023 युद्धाभ्यास के दौरान समर का इस्तेमाल किया है ना, परीक्षण किया है, सॉरी
वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, समर का फुल फॉर्म से कई बार ज़्यादातर आप देखेंगे प्रश्न बनता है। तो समर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सरफेस टू एयर, है ना, सरफेस टू एयर मिसाइल और अस्योर्ड रेडिएशन, है ना, अस्योर्ड रेडिएशन, समर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। पुनः एक बार, सरफेस टू एयर मिसाइल अस्योर्ड रिलेटिएशन समर, ठीक है ना, उसका फुल फॉर्म है। तो ये सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है दिसंबर 23 में, 2023 में, ठीक है ना। और इसका और किसके दौरान कौन सा युद्धाभ्यास चल रहा था? अस्त्र शक्ति, ठीक है ना। अब युद्धाभ्यास में हम कवर कर लेंगे। इसका परीक्षण श्रीलंका एयरफोर्स स्टेशन आंध्र प्रदेश में किया गया है। श्रीलंका है ये, कहाँ परीक्षण किया गया है? श्रीलंका में एयरफोर्स स्टेशन है आंध्र प्रदेश में, ठीक। समर एक कम दूरी के त्वरित प्रतिक्रिया वाली तहत से हवा में, सतह से हवा में, सरफेस टू एयर, है ना, तो सरफेस टू एयर है, मार करने वाली मिसाइल है, जमीन से हवा में मार करेगी, नाम है समर। समर मतलब समर, बयार, हवा, वायु, है ना। समर मिसाइल की मारक क्षमता लगभग कितनी है? 10 से 12 किलोमीटर है, जिसका उपयोग कम उड़ान वाली हवाई लक्ष्यों के विरुद्ध किया जा सकता है। और आमतौर पे ये तो चलिए डेटा ठीक है, ज़्यादा जब लंबी रेंज की बनाई जाती है तो थोड़ा डेटा कम ही बताया जाता है जानबूझ के, कि हमारी इतनी क्षमता है ना। नहीं तो दूसरे लोग विरोध करना शुरू कर देंगे कि तुम तो इस कॉन्टिनेंट से वहाँ मार दोगे। एक भाई, एक महाद्वीप है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पे भी मार दे रहे हो, तो जानबूझ के छिपाया भी जाता है। फिलहाल ये तो छोटा बनाया गया है, बहुत सारा डेटा हर जगह नहीं दिखाया जाता है, समझ पा रहे ना। समर मिसाइल प्रणाली को लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और मानव रहित हवाई वाहनों, है ना, सहित विभिन्न कम उड़ान वाले हवाई खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। समझिए, चाहे उसका जो टारगेट होगा, कोई भी लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, है ना, मानव रहित हवाई वाहन जो होते हैं, है ना, इन सबको टारगेट करेगा वो, जो कम ऊंचाई पे उड़ते हैं। तो समर समझ गए, है ना, समर टू एयर, है ना। प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण कर दिया गया, नाम है प्रलय, नाम है प्रलय तो काम है प्रलय। 7 नवंबर 2023 को डीआरडीओ इसीलिए बनाई ही गई है ना। डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल प्रलय का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया है। यह परीक्षण उड़ीसा तट पर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है ना। तो वहाँ पे इसका परीक्षण किया गया है, नाम है प्रलय। इससे पहले 22 और 23 दिसंबर को 2021 को इस मिसाइल के 2 परीक्षण संपन्न किए गए थे। प्रलय एक सामरिक लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है ना, SRBM, है ना, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या नाम है उसका? प्रलय। यह एक स्वदेशी नई पीढ़ी की सतह से सतह पर मार करेगी, है ना, सरफेस टू सरफेस। यह मिसाइल ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर, है ना, सॉलिड जो है इसका ईंधन होता है, उस पर आधारित है। और यह मिसाइल केवल पारंपरिक युद्ध शीर्ष को वहन करने के लिए डिजाइन की गई है ना। इस मिसाइल का पेलोड वहन कितना है भाई? 500 से 1000 किलोग्राम तक, ठीक है ना। इस मिसाइल की मारक दूरी 350 से 500 किलोमीटर है। नाम है क्या? प्रलय। कहाँ इसका परीक्षण? सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, क्या कहाँ परीक्षण और किसने किया? तो डीआरडीओ ने परीक्षण किया, बनाया, और कहाँ? उड़ीसा, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर 350-500 किलोमीटर इसकी रेंज है, और 500 से 1000 किलोग्राम इसका पेलोड है। उतना आप वो क्षमता के साथ जा सकता है, उसमें मिसाइल, बम इत्यादि लेके जाएगा। इसे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है ना, लेके गए, लॉन्च कर दिए, ठीक है ना। इस मिसाइल को पृथ्वी रक्षा वाहन नामक एक बाह्य वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल के व्युत्पन्न की संज्ञा दी जा रही है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, पृथ्वी रक्षा वाहन, है ना, नामक एक वायुमंडलीय इंटरफेस मिसाइल का से व्युत्पन्न के संदर्भ में इसकी संज्ञा दी गई है। तो पृथ्वी की रक्षा वाहन याद रखेंगे, नाम है प्रलय। यह मिसाइल चीन के डांगफेंग 12 तथा रूस का 9K720 इस्कांदर मिसाइल के समतुल्य, उसी के जैसी है, दोनों ही
लघु दूरी की सामरिक क्या है, बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। तो याद रखेंगे डांगफिंग 12 चाइना का है और 9K 720 इस्कांदर रसिया का है। ठीक, प्रलय भी हमारा हो गया। विश्व की सबसे ऊंची एयरफील्ड है ना, इतना दिख रहा होगा। विश्व की सबसे ऊंची एयरफील्ड जो है 12 सितंबर 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लद्दाख स्थित न्योमा एयरफील्ड परियोजना का शिलान्यास किया गया है। तो आमतौर पे विश्व में सबसे ऊंची युद्ध स्थल हो, रेलवे प्लेटफॉर्म इत्यादि बहुत सारी चीजें जो सबसे ऊंचाई पर रहती है हमारे लद्दाख में, तो न्योमा एयरफील्ड परियोजना है जो सबसे ऊंची है। और रक्षा मंत्री साहब ने इसी दिन सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा पूर्ण की गई अन्य परियोजना का भी उद्घाटन कर लिया। पूर्वी लद्दाख स्थित न्योमा एयरफील्ड 13,710 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही है। कितनी ऊंचाई पर? 13,710। यह एयरफील्ड पूर्वी लद्दाख में भारत एवं चीन के मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के निकट है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना। यह एयरफील्ड लद्दाख समेत उत्तरी सीमा पर वायुसेना की क्षमता बढ़ाएगी। उल्लेखनीय है कि न्योमा एयरफील्ड लद्दाख में तीसरा लड़ाकू एयरबेस होगा। लेह और थोइस 2 एयरबेस ऑलरेडी वहां पे बनाए जा चुके हैं। नाम क्या है? लेह और थोइस, ठीक है ना, संचालन चल रहा है। थोड़ा सा हम लोग नेचुफू सुरंग के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो ये क्या भाई, 12 सितंबर 2023 को ही केंद्रीय रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में नेफुचू सुरंग का भी उद्घाटन किया। इतने से सिर्फ पूछ लेगा कि ये वाली सुरंग नेफुचू सुरंग कहाँ पर है, तो हम क्या कहेंगे? अरुणाचल प्रदेश में। और राजनाथ सिंह जी ने इसका जो है उद्घाटन किया है। और ये कितनी है? लगभग 500 मीटर लंबी है। यह सुरंग निर्माणाधीन सेला सुरंग के साथ रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तवांग क्षेत्र को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। तवांग के लिए ये जो है एक वरदान साबित होगी। नाम क्या है इसका? नेफिचू। IL-38C ड्रैगन सेवा मुक्त हो गया है ना, रिटायरमेंट, ठीक है ना। 31 अक्टूबर 2023 को लंबी दूरी की समुद्री गश्ती टोहिया निगरानी विमान IL-38C ड्रैगन को भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया, रिटायर्ड कर दिया गया है, ठीक है ना, याद रखेंगे। IL-38 विमान के सेवानिवृत्त होने के उपरांत अमेरिका की बोइंग कंपनी द्वारा निर्मित P-8I विमान इसका स्थान ग्रहण कर लेगी, ये ध्यान रखना है। और एल्यूनिएशन 38C ड्रैगन को संक्षिप्त नाम IL-38 कहा गया है ना। तो एल्यूसियन IL-38C ड्रैगन एक समुद्री गश्ती टोही यानी कि गश्ती वाली विमान तथा पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है। IL-38 विमान को पूर्व सोवियत संघ द्वारा डिजाइन किया गया था और वो हमें दिया था। 1 अक्टूबर 1977 को IL-38C ड्रैगन को भारतीय नौसेना के स्क्वाड्रन INAS 3015 में शामिल किया गया था उस समय 1977 में। अब उसको 23 में रिटायर कर दिया गया है, ठीक है ना। एंटी ड्रोन प्रणाली इंद्रजाल, याद रखेंगे, सिर्फ इतने से प्रश्न बन जाएगा कि इंद्रजाल क्या है। तो एंटी ड्रोन प्रणाली है, एंटी ड्रोन सिस्टम है। सितंबर 2023 में भारत ने पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम एंटी ड्रोन प्रणाली इंद्रजाल को बनाया है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करेगा स्वतः। एंटी ड्रोन है, मतलब एंटी ड्रोन का मतलब जब भी कोई ड्रोन उड़ता हुआ आएगा किसी भी परिसर में, ये स्वतः एक्टिवेट होगा और उसको नष्ट कर देगा। इंद्रजाल को हैदराबाद स्थित निजी क्षेत्र की कंपनी, नाम क्या है? ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा निर्मित और विकसित किया गया है। कहाँ की कंपनी है? हैदराबाद। नाम क्या है? ग्रेने रोबोटिक्स। इंद्रजाल स्वायत्त एंटी ड्रोन प्रणाली शत्रु पक्ष के ड्रोनों का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने, उन्हें निष्क्रिय करने में सक्षम है। सब कुछ स्वयं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। इंद्रजाल प्रणाली 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करती है, जो 4000 वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र को सुरक्षा देगी। अगर हम देखेंगे सराउंडिंग में तो आमतौर पे तो गोलाकार होती है, लेकिन ऐसे हम कह लेंगे तो 20 × 20 है ना किलोमीटर क्षेत्र में। बाकी तो 4πr² लगा लीजिएगा, निकल आएगा कितना होता है, कितना रेडिएशन में इसका एरिया निकालना है तो 4 क्यों लगाओगे, ऐसे लगा लो। 4040 कर दिया क्या मैं? हाँ बस
हो जाएगा, पता चल जाएगा कितना रेडियस उसका है, एरिया। हालांकि 4000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या करेगा, अपना काम करेगा, सुरक्षा जाल है वो पूरा। इंद्रजाल विश्व की एकमात्र स्वायत्त व्यापक क्षेत्र वाली CUAS है ना, काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है ना। इस अत्याधुनिक प्रणाली को सूक्ष्म, छोटे, बड़े तथा अत्यधिक बड़े ड्रोनों से सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम माना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सूक्ष्म ड्रोन भी ये देख पाएगा, सबसे बड़ी बात यही है, जो भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत है। बहुत अच्छी बात है भाई, है ना। कोई भी कहीं भी संकट है तो ये आप तैनात रखिए, क्या दिक्कत है। ध्यातव्य है कि देश में पहली बार कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित एक अत्याधुनिक स्वायत्त एंटी ड्रोन प्रणाली विकसित की गई है, जो न सिर्फ परमाणु प्रतिष्ठानों और तेल रिग जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की रक्षा कर सकती है, बल्कि पूरे शहर के विस्तृत क्षेत्र को भी रक्षा के दायरे में ला सकती है। थोड़ा कहीं ना कहीं चिंताएं भी रहती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, बहुत ज़्यादा AI पे हम भरोसा भी तो नहीं कर सकते, वो खुद ही दिमाग लगाना शुरू करते, पता चला उनके ड्रोन छोड़ के आप ही को टारगेट करना शुरू कर दे। हालांकि वो तो नहीं होगा, ऐसा भी काम चल ही रहा है, लेकिन कई बार वो गेम वोम खेलते समय होने लगा है आजकल। अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण, नाम क्या है, अस्त्र। तो अस्त्र, अस्त्र से समझ में आ रहा है, अस्त्र और शस्त्र क्या होता है, अस्त्र और शस्त्र। हाँ उधर से आप बताओ। हाँ अस्त्र जो हाथ से फेंक कर मारा जाता है। हाँ गुड, शस्त्र जो हाथ में लेकर। हाँ सही है। तो जैसे भाला, हालांकि भाला फेंक भी देते हैं, उससे बढ़िया आप गदा देख लो, गदा शस्त्र है ना, तलवार शस्त्र है जबकि भाला हो गया, या तीर धनुष में जो तीर होता है वो अस्त्र है और धनुष शस्त्र है, ठीक है ना। इसमें जो है अस्त्र, मिसाइल अस्त्र ही, आजकल तो अस्त्र इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, शस्त्र कौन सा इस्तेमाल करते हैं, कोई जान ही ना पाए कौन मारा है ना। 23 अगस्त 2023 को भारतीय वायुसेना द्वारा पहली बार LCA तेजस लड़ाकू विमान से स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। जो विमान था वो कौन था, तेजस ही था, LCA तेजस, ठीक है ना। यह परीक्षण गोवा तट से किया गया। LCA तेजस LSP-7 विमान से संचालित किया गया। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन 7, है ना, पूरा ये सीरीज है। उल्लेखनीय है कि अभी तक इस मिसाइल का परीक्षण सुखोई 30 MK1 विमान से किया जाता रहा है। इस बार किससे किया गया है, तेजस से। किसका, अस्त्र का। परीक्षण के तहत इस मिसाइल को लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई से विमान द्वारा दागा गया था। अस्त्र एक दृश्य सीमा से परे श्रेणी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है ना, BVR है ना, बियॉन्ड विजुअल रेंज, जहां से आप देख ना सके। इसे लड़ाकू विमान पर तैनात करने के लिए निर्मित किया गया है। DRDO द्वारा विकसित अस्त्र मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है, 100 किलोमीटर। और DRDO बहुत तेजी से काम कर रही है भारतीय सेना को सक्षम बनाने के लिए, और आत्मनिर्भर तो लगभग बनने। हालांकि सबसे ज्यादा जो युद्धक सामग्री है उसका आयात करने वाला भी भारत ही है ना। तो DRDO, इसरो ये मिलकर के खूब काम कर रहे हैं, काफी जो है मजबूत स्थिति में भारत जा रहा है DRDO की वजह से इन क्षेत्रों में। प्रबल रिवाल्वर, नाम है प्रबल। 18 अगस्त 2023 को प्रबल नामक रिवाल्वर को लॉन्च किया गया। यह भारत की पहली लंबी दूरी की जो है रिवाल्वर है। कैसी दूरी की, ये सिर्फ इतने से प्रश्न पूछ लेगा कि ये कितनी, क्या है इसकी रेंज, क्या है, कितनी लंबी दूरी, मध्यम दूरी, है ना। साथ ही ये भारत में निर्मित पहली ऐसी रिवाल्वर है जो साइड स्विंग सिलेंडर से लैस है। साइड स्विंग सिलेंडर से लैस है। प्रबल रिवाल्वर का निर्माण जो कहाँ किया गया है, कानपुर। अब जानते हैं कानपुर उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है इन चीज़ों का जो है काम चल रहा है, स्पेशली कानपुर में तो हम देखते ही हैं। एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, है ना, AWEIL द्वारा इसको बनाया गया है कानपुर में, ठीक है। तो ये ऐसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ना, स्वाभाविक सी बात है, लंबी दूरी की है। नाम क्या है इसका, प्रबल। नाम प्रबल, काम प्रबल, है ना, क्योंकि दूरी तक जाएगी। तो अब इसमें देखिए क्या है, 0.32 बोर की इस रिवाल्वर की मारक क्षमता 50 मीटर तक है।
प्रबल की मारक क्षमता देश में उपलब्ध अन्य रिवॉल्वरों की क्षमता में 2 गुने से भी अधिक है ना। बाकी लगभग कितना हो जाएंगे, लगभग 10-20 के आसपास, है ना। उल्लेखनीय है अभी तक जितनी भी रिवॉल्वर बाजार में उपलब्ध है उनकी मारक क्षमता अधिकतम 20 मीटर ही है। देखिए वही बात है, लेकिन इसकी 50 मीटर है। आप लोगों को लगता था कि अच्छा 2-4 किलोमीटर चली जाएगी, रिवॉल्वर है ना। इसकी वजन लगभग कितना है, 675 ग्राम है। इस रिवॉल्वर के निर्माण में अत्याधुनिक मेटल इंजेक्शन मोल्ड प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना। मेटल इंजेक्शन मोल्ड प्रौद्योगिकी, तो हमारा क्या है, प्रबल, कहाँ बनाया गया है, कानपुर, ठीक। रिवॉल्वर 50 मीटर का रेंज है। प्रोजेक्ट कुशा भारत में अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय वायुसेना के लिए लंबी दूरी की सतह से वायु में मार करने वाली ये मिसाइल है। नाम क्या है, कुशा, ठीक है ना। कुशा नाम है, लंबी दूरी की है, कहां से जाएगी, सरफेस टू एयर, है ना। तो LRSAM है ना, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, है ना, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। प्रणालियों के विकास का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के प्रोजेक्ट कुशा का, इसको जो है प्रोजेक्ट कुशा का नाम दिया गया है। और LRSAM प्रणाली DRDO द्वारा डिजाइन एवं विकसित की जाएगी। हर काम DRDO, ध्यान रखेंगे, कुछ अगर अपवाद आए तो वहां बिल्कुल ध्यान देना, बाकी DRDO तो है ना। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इस प्रणाली की परिकल्पना लगभग 350 किलोमीटर की रेंज में स्थित हवाई खतरे जैसे स्टील्थ लड़ाकू विमानों, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल, मानव रहित विमान आदि का पता लगाइए और उसको निपटा दीजिए। तो उसका काम होगा कुशा का। कुशा ये पूरी एक जो है परियोजना हम कहेंगे। इसके तहत एक त्रिस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली का निर्माण किया जाएगा जिसमें शामिल इंटरसेप्टर मिसाइल 150 से 250 तथा 350 तक के प्रहार करने की सक्षम होंगी ये, है ना। 3 स्तरीय रहेंगी, 150, 250 और 350। कुशा समझ गया ना, सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्ग रेंज की है। INS कृपाण, नाम क्या है, INS कृपाण वियतनाम को सुपुर्द किया गया है। 19 जून 2023 को मध्य वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वांग ज्ञान भारत की यात्रा पर आए और उन्होंने अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से वियतनाम को एक सेवारत मिसाइल क्वाइट उपहार में देने की घोषणा की। तो बढ़िया है, बिल्कुल हमें प्रचारित भी तो करना है, तो दे दिया गया। नाम क्या है, कृपाण, है ना। कृपाण जो है कृपा के रूप में दिया गया है, याद रखेंगे, कोई बुरा नहीं मानेगा। कृपा, और किसको, वियतनाम, ठीक है ना, कृपा। इस मिसाइल कॉर्वेट का नाम INS कृपाण है। गौरतलब है कि भारत ने पहली बार किसी मित्र देश को पूर्णतः परिचालित सेवारत युद्धपोत उपहार में दे दिया है। अच्छी बात है। ध्यातव्य है कि भारत द्वारा जिन देशों को पोत उपहार में दिए गए हैं उनमें वियतनाम, म्यांमार, मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मोजाम्बिक, श्रीलंका जैसे देश शामिल है, ठीक है। होना ही चाहिए भाई, मालदीव का बाइकाट आप भी करो, है ना, मत जाइए घूमने। अरे अभी नौकरी मिलेगी फिर तो सोचोगे छुट्टी मनाने के लिए, तो लक्षद्वीप ही जाइए, अच्छी अच्छी जगह हैं, है ना। पहले तो यूपी पूरा घूमिए, मैं तो भाई यूपी के संदर्भ में इनवाइट करूंगा जरूर। यूपी घूमिए पहले, बहुत कुछ है यूपी में। राष्ट्र के लिए 32 वर्षों की शानदार सेवा पूरी करने के उपरांत INS कृपाण को भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया और 2023 में वियतनाम पीपुल्स नेवी को सौंप दिया गया। अब हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। INS कृपाण खुकरी श्रेणी का तीसरा स्वदेशी निर्मित मिसाइल कार्वेट है, ठीक है ना। कौन सी श्रेणी का है, खुकरी श्रेणी का। 12 जनवरी 1991 में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। यहां से प्रश्न उठाएगा कि कब कृपाण को शामिल किया गया था, 1991 में 12 जनवरी। इस युद्धपोत की लंबाई लगभग 90 मीटर, चौड़ाई 10.45 मीटर और विस्थापन जो है, इसकी क्षमता जो है 450 टन है। अब आगे बढ़ते, हाँ 1450 टन। सर्वेक्षण पोत संशोधक 13 जून 2023 को चेन्नई स्थित कट्टुपल्ली में सर्वेक्षण पोत संशोधन का जलावतरण किया गया है। कहां पे, किस जगह पे, सर्वेक्षण पोत संशोधन कहां किया गया है,
चेन्नई में कटुपल्ली जगह पे। संशोधन भारतीय नौसेना हेतु LNDT है ना, LNT है ना, ये पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा जो है इन मामलों में काम करती है, पूरी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, विदेशों में इसका जो है बहुत ज़्यादा फर्म्स हैं। तो इसके सहयोग से गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा निर्मित और किया गया है 4 सर्वेक्षण पोत बृहद परियोजना का चौथा पोत हो जाएगा, ठीक है ना, सर्वेक्षण पोत। संशोधन का अर्थ है शोधकर्ता है ना, जो सर्वेक्षण पोत के रूप में पोत को प्राथमिक भूमिका में दर्शाते हैं। आगे हम अगर देखें इसको ध्यान से तो हम इन चारों को देखेंगे। आईएनएस संधायक 5 दिसंबर 2021 को, ठीक है ना, ये जलावतरण किया गया तिथि और नौसेना में शामिल होने की तिथि अभी तो नहीं है, लेकिन ये इनका जलावतरण मतलब उसको पानी में उतार दिया गया है बनाने के उपरांत, ठीक है ना। तो आईएनएस निर्देशक को भी बनाया गया है 26 मई 2022 को। आईएनएस इक्षक ये भी 26 नवंबर 2022 और आईएनएस संशोधक, तो संशोधक लास्ट टाइम में 13 जून 2023 में। तो ये 4 श्रेणियों में 4 जो है पूरा ये रिसर्च था, तो उसमें ये चौथा संशोधक है। संधायक, निर्देशक, इक्षक और संशोधक, तो 21 से लेकर के 23 तक 4 पोत निर्माण कर दिए गए हैं। सर्वेक्षण पोत बृहद परियोजना के तहत निर्मित पोत 110 मीटर के लंबे, 16 मीटर चौड़े तथा इसकी लगभग जो है 3400 टन वजनी होंगे। इसमें लगभग 235 कर्मी सवार हो सकेंगे, ठीक है ना। इस पोतों को 14 समुद्री मील की क्रूज गति और 18 समुद्री मील की अधिकतम गति पर परिचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। गौरतलब है कि सर्वेक्षण पोत बृहद परियोजना में लागत के आधार पर 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री प्रयुक्त हो रही है। अब लगभग हम कोशिश कर रहे हैं कि लगभग चीजें खुद बनाएं। 4 दिसंबर 2023 को सर्वेक्षण पोत परियोजना के प्रथम पोत आईएनएस संध्यायक को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया था, जो हम लोग ऊपर देख के आए हैं चारों को, ठीक है ना। अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण कर लिया गया है, इसको लिए भी हमें प्रसन्न होना चाहिए। 7 जून 2023 को नई पीढ़ी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम, नाम क्या है, कैसी मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि प्राइम, है ना, इसका सफलतापूर्वक उड़ान का परीक्षण कर लिया गया है। इस परियोजना को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के तहत अनुसंधान और विकास संगठन DRDO है ना, रक्षा मंत्रालय जो है केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के तहत DRDO में इसके द्वारा संपन्न किया गया परीक्षण, ठीक है ना। यह सफल परीक्षण ओडिशा के बालासोर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से ही किया गया है। गौरतलब है कि इस मिसाइल के 3 सफल विकासात्मक परीक्षणों के पश्चात उपयोगकर्ताओं द्वारा किया गया यह पहला प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च है। ज्ञातव्य है कि इस मिसाइल का प्रथम परीक्षण जून 2021 में किया गया। और फिर हम देखेंगे अग्नि P जो है श्रेणी की सतह से सतह पर मार करेगी, है ना, सरफेस टू सरफेस। ये अत्याधुनिक संस्करण हो जाएगा इसका। इसकी मारक क्षमता कितनी है, 1000 से लेकर के 2000 किलोमीटर तक। यह एक कनस्त्रीकृत है ना मिसाइल है, जिसे रोड या रेल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है कहीं भी। तरीका क्या होता है पता चला, ट्रक पे लाद के जा रहे हैं लेके, है ना, ट्रेन में लादे हुए हैं, छोड़ दिए, वहाँ जा रही है अपने टारगेट पे। तो ऐसे ही होता है, खुद नहीं चल के जाते हैं सामान्यतः ये लोग। मिसाइल है ना, यह एक द्विचरणीय मिसाइल है जिसका वजन लगभग 25 टन है। अग्नि 1 का सफल परीक्षण जो है 7 दिसंबर 2023 को ओडिशा तट स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण संपन्न हो गया है। प्रयोक्ता परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वाधान में संपन्न कर दिया गया है। अग्नि एक लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है ना, शॉर्ट रेंज है। MV इम्प्रेस भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज पोत बन गया है ना, क्रूज पोत मतलब नाव, है ना, आमतौर पर नाव नहीं होता, सबमरीन ही है, पोत है। 5 जून 2023 को केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज पोत का MV इम्प्रेस को हरी झंडी दे दी गई है। तो पहला है, ये स्पेशली याद रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय क्रूज पोत है, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है ना। उसके बाद इस अंतरराष्ट्रीय यात्रा में MV एक्सप्रेस को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया है, पड़ोसी। इसके साथ ही चेन्नई में अंतरराष्ट्रीय क्रूज पर्यटन टर्मिनल का भी शुभारंभ कर दिया गया। MV क्रूज सेवा ने श्रीलंका के 3 बंदरगाह जैसे हम्बनटोटा, आप सुने हैं, बहुत बार नाम सुनते हैं, चाइना का धीरे धीरे कहीं ना कहीं
दबदबा बढ़ता जा रहा है। हम्बनटोटा, त्रिंकोमाली और कांके संतुराई की यात्रा करेगा। ठीक है ना, याद रहेगा ना। MV एम्प्रेस। अब हम BMD इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण देखते हैं। देखिए एक साल के अंदर क्या क्या घटनाएं आप घटित हुई हैं, कितना काम किया गया है। 21 अप्रैल 2023 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय नौसेना ने समुद्र आधारित BMD इंटरसेप्टर मिसाइल का प्रथम उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। इसमें भारतीय नौसेना भी है और DRDO तो है ही है। यह परीक्षण बंगाल की खाड़ी में ओडिशा के तट पर से किया गया है। जिस मिसाइल का परीक्षण किया गया वह समुद्र आधारित अंतः वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल है। अंतः वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल है और कैसी है, समुद्र आधारित है। इस परीक्षण के साथ ही भारत नौसैनिक जलपोत से BMD इंटरसेप्टर मिसाइल के परीक्षण की क्षमता रखने वाले देशों के विशिष्ट जो है एक समूह होता है कि हाँ ये जो है हाँ इंटरसेप्टर मिसाइल इनके पास है, तो उसमें भारत भी शामिल हो गया है। बड़ी गौरव की बात है हमारे लिए। अगर हम देखें भारत की बैलिस्टिक मिसाइल प्रतिरक्षा कार्यक्रम चरण 2 के तहत 2 नई एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का भी विकास चल रहा है ना, किया जा रहा है। ये दो नई मिसाइलें AD1 और AD2, ठीक है ना। अगर AD1 की बात करेंगे तो लंबी दूरी लॉन्ग रेंज की है और कि एक इंटरसेप्टर मिसाइल है। इसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ विमानों के भी अंतः वायुमंडलीय एवं बाह्य वायुमंडलीय अवरोधन के लिए भी डिजाइन किया गया है ना। पूरा एकदम से आप समझिए कि बाह्य वायुमंडल से या वायुमंडल के बाहरी हिस्से में चला जाएगा। तो काफ़ी कुछ है, बहुत ज़्यादा माहौल युद्ध और ये जो विमान और चीज़ें चल रही हैं, तो दुनिया जो है साइबर है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। वो पहले तलवार वाला ठीक था, है कि नहीं। पहले तलवार वाला 2 लोग बड़े इच्छुक हैं, वही दोनों आपस में कोई एक बचा एक गया। हाँ, जिसको पता नहीं कि क्या होने वाला वही गया इसमें, है कि नहीं। लेकिन भारत आमतौर पे सुरक्षात्मक दृष्टिकोण रखता है, तो वो बना के रख लेगा, तभी तो दूसरा आंख नहीं दिखाएगा, है ना। DRDO द्वारा 2 नवंबर 2022 को AD1 मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण ओडिशा में स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से संपन्न कर लिया गया, ये याद रखेंगे। और AD2 भी इसके तहत दूसरी जो है मिसाइल होगी। पनडुब्बी रोधी पोत, नाम क्या है इसका, एंड्रोथ, है ना। इसको भी लॉन्च कर दिया गया है। 21 मार्च 2023 को भारतीय नौसेना का पनडुब्बी रोधी पोत INS एंड्रोथ, नाम है उसका INS एंड्रोथ, कोलकाता में हुगली नदी में लॉन्च कर दिया गया है। हुगली नदी, कोलकाता में हुगली नदी में लॉन्च किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में स्थित एंड्रोथ द्वीप को दिए जाने वाले रणनीतिक समुद्री महत्व को दर्शाने के लिए इस पोत का नाम रख दिया गया है एंड्रोथ। किस जगह का नाम है, लक्षद्वीप का। एकदम से बनेगा भी लक्षद्वीप से क्वेश्चन। ये याद रखना है कि 9 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करती है, किससे किसको अलग करती है, माना नहीं, मिनी और कावारत्ती। हाँ तो पूरा बोलो ना, मिनी क्या, कावारत्ती और मिनी काय को अलग करती है 9 डिग्री चैनल। उसकी राजधानी क्या है, लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप और मालदीव दोनों को बिल्कुल तैयार रखिए, है ना। कावारत्ती सबसे पढ़े लिखे, लक्षद्वीप ही सबसे पढ़े लिखे केंद्र शासित प्रदेशों में, है ना। क्योंकि जो ज़्यादा मामले में आए, ज़्यादा न्यूज़ में है, उसको हमें ध्यान रखना है, उसी से जीके भी पढ़ना होता है ना। अजर्रा पढ़ेंगे तो फिर पढ़ते ही रहेंगे। तो एंड्रोथ लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है, उसी के नाम पे रख दिया गया है ना। और एक आम परीक्षण इसका किया गया है हुगली में। यह पोत भारतीय नौसेना के लिए मेसर्स गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, है ना, GRSE द्वारा निर्माणाधीन 8 एंटी सबमरीन वारफायर शैलो वाटर क्राफ्ट का हिस्सा है। और यह दूसरा पोत है उसका, 8 में से दूसरा। बना कौन रही है, मेसर्स गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ठीक है ना। ज्ञातव्य है कि 29 अप्रैल 2019 को रक्षा मंत्रालय एवं GRSE कोलकाता के बीच 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट निर्माण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया था। उसके तहत ये दूसरा है जो हुगली में इसका परीक्षण किया गया है। इस अनुबंध के तहत पहले एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट नाम क्या है, अरड़ाला, नाम क्या है, अरड़ाला का
जलावतरण 20 दिसंबर 2022 को चेन्नई तट पर कर दिया गया था। आईएनएस एंड्रोथ तथा आईएनएस अर्नाला दोनों की लंबाई लगभग 77.6 मीटर, चौड़ाई 10.5 मीटर है ना। ये दोनों आईएनएस अर्नाला और एंड्रोथ दोनों की लंबाई चौड़ाई लगभग सेम टू सेम। इनकी अधिकतम गति 25 समुद्री मील है और 900 टन की इसकी विस्थापन क्षमता है। 13 जून 2023 को 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट की श्रृंखला का तीसरा पोत आईएनएस अंजदीप का जलावतरण कटपल्ली तमिलनाडु में संपन्न हुआ। तीसरा भी तैयार हो गया भाई, नाम क्या है, अंजदीप, ठीक है ना। जबकि इस श्रृंखला का चौथा पोत अमिनी का जलावतरण 16 नवंबर 2023 को किया गया है ना। बैक टू बैक लॉन्चिंग चल रहा है। लक्षद्वीप स्थित अमिनी द्वीप को भी दिए गए रणनीतिक समुद्री महत्व को दर्शाने के लिए इस पोत का नाम रख दिया गया है। तो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, चाहे वो अमिनी हो, आईएनएस अमिनी हो, जो कौन से नंबर पर रहेगी, चौथे, या जो दूसरे नंबर की, दूसरा और चौथा दोनों याद रखेंगे। तो दूसरे नंबर की चाहे क्या नाम हो जाएगा, एंड्रोज, अभी पढ़ के आए, भूल जा रहे हो, एंड्रोथ, हाँ ठीक। अर्नाला पहला, एंड्रोथ दूसरा, और तीसरी जो हो जाएगी उसका नाम क्या हो जाएगा, अंजदीप। उसके उपरांत अमिनी, ठीक है ना। आईएनएस वागीर है ना, वागीर नौसेना में शामिल हो गई भाई। 23 जनवरी 2023 को स्कॉर्पियन श्रेणी, कलवरी श्रेणी की है ये, स्कॉर्पियन यानी कलवरी श्रेणी की 5वीं स्टील्थ पनडुब्बी आईएनएस वागीर को मुंबई में भारतीय नौसेना ने शामिल कर लिया है। और इसमें आईएनएस वागीर पश्चिमी नौसेना कमान के पनडुब्बी बेड़े का अंग बन गया। आईएनएस वागीर का नामकरण हिंद महासागर के गहरे क्षेत्र में पाई जाने वाली एक परभक्षी है ना, परभक्षी नाम क्या है, सैंड शार्क, उसके नाम पर रख दिया गया है। उसका नाम क्या है, वागीर, इसी के नाम पे इसका रख दिया गया है। समंदर में कभी जाके देखिए, जब दिखेंगे बड़े बड़े पोत तो देख के फिर लगेगा वाह क्या बात है, सारी दुनिया की लड़ाई तो समंदर में ही है ना। हालांकि पुर्तगालियों ने बात कहा था, जो समंदर पे राज करेगा वो दुनिया पे राज करेगा, है ना। अंग्रेज इधर उधर व्यापार उस पर ध्यान दे रहे थे, और पुर्तगाली सिर्फ समंदर और द्वीपों पे बात कर रहे थे, उस समय की बात है। आईएनएस वागीर का नामकरण हो गया। इस पनडुब्बी का जो मोटो है वो क्या है, साहस, शौर्य और समर्पण। नाम क्या है, वागीर, साहस, शौर्य और समर्पण, ठीक है ना। मुंबई में उसको जो पश्चिमी कमान में शामिल कर लिया गया। उल्लेखनीय है कि नवनिर्मित आईएनएस वागीर का निर्माण अब तक निर्मित सभी स्वदेशी पनडुब्बियों में सबसे कम समय में पूरा हो गया। स्कॉर्पियन श्रेणी की पहली पनडुब्बी आईएनएस कलवरी है। कौन सी, आईएनएस कलवरी, ये ध्यान रखेंगे, स्कॉर्पियन की पहली हो जाएगी, है ना, कलवरी, जिसे दिसंबर 2017 में भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। इस श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी आईएनएस खंदेरी 2019 में और भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तीसरी वाली कौन सी हो जाएगी, करंज। ये सब की सब कौन सी हैं, ये सारी की सारी स्कॉर्पियन पनडुब्बी हैं। कैसी पनडुब्बी, स्कॉर्पियन। तो करंज के बाद चौथी आईएनएस वेला, उसके उपरांत ये जो है 2021 में शामिल किया गया है, ठीक है ना। फिर छठवीं हम बात कर लेंगे, अंतिम वागसीर है ना, वागसीर वर्तमान परीक्षण चरण में है अभी वागसीर, अंतिम वाली। वागीर के बाद वागसीर अलग है, अभी इस पे काम चल रहा है, बहुत तेजी से बहुत कुछ चल रहा है, समझ पा रहे हैं ना। इन सभी पनडुब्बियों का निर्माण मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा फ्रांस के मेसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से प्रोजेक्ट 75 के तहत किया जा रहा है। और स्काई हॉक भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन बन गया, 5G ड्रोन है ना, नाम क्या है, स्काई हॉक। तो 2023 में जनवरी में भारत ने के पहले 5G सक्षम ड्रोन स्काई हॉक के विकसित होने की घोषणा की गई है। इस ड्रोन का विकास स्टार्टअप आईजी ड्रोन के तहत किया गया है, स्टार्टअप आईजी, ठीक है ना। इस ड्रोन का विकास ओडिशा में बुर्ला यानी कि संबलपुर जिले में स्थित वीर सुरेंद्र शाही यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया है ना, VSSUT आईजी ड्रोन, ठीक है ना। 5G तकनीकी से लैस होने के कारण स्काई हॉक क्षेत्र से नियंत्रित किए जाने के बजाय सीधे कमांड सेंटर से ही नियंत्रित किया जाएगा। वहां जा करके जहाँ काम करना वहां जा करके नहीं काम करना है कि हाँ लोग उड़ा रहे हैं, सीधा अपने मेन जो है
कमांड सेंटर है, वहीं से आप इसको संचालित कर सकते हैं। स्काई हॉक ऊर्ध्वाधर उड़ान भरने व ऊर्ध्वाधर लैंड करने में भी सक्षम है। इसको ऐसे नहीं जाना है, ऐसे उड़ा और ऐसे लैंड भी कर गया। स्पष्ट है कि स्काई हॉक एक वीटीओएल है जिसे पारंपरिक रनवे की आवश्यकता बिना किसी भी क्षेत्र के संचालित किए जा सकता है। यह अपने साथ 10 किलोग्राम तक वजनी पेलोड ले जा सकता है ना, 10 किलोग्राम का। इसका इस्तेमाल हम अन्य अन्य चीज़ों में, जैसे हम देख रहे थे कि कोरोना वाला समय काल चल रहा था, उस समय बड़ी समस्या आई थी, तो ड्रोन का इस्तेमाल कहीं ना कहीं, और आगे आने समय में यही ड्रोन काम देंगे। डिलीवरी का जो है जिम्मेवारी यही उठा लेंगे, डिलीवरी वाला का भी काम छीन के ड्रोन वाले काम करेंगे। ऊपर ऊपर जा रहे हैं सामान लेके, पिज्ज़ा मंगा लिए, जा रहा पिज्ज़ा, लो भैया 5 मिनट में। ये लगभग 5 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकने में सक्षम है। प्रचंड की बात कर लेते हैं भाई, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। तो प्रचंड क्या है? हाँ, 30 नवंबर 2023 को केंद्र सरकार द्वारा 97 हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस तथा 156 प्रचंड हेलीकॉप्टरों सहित कुल 2.23 लाख रुपए की रक्षा परियोजनाओं के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान किया गया है। तो 97 हल्के लड़ाकू और 56 प्रचंड हेलीकॉप्टर सहित कुल 2.23 लाख रुपए की रक्षा परियोजना को अधिग्रहित किया गया है। ज्ञातव्य कि 3 अक्टूबर 2022 को हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH यानी कि प्रचंड को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया है। तो सबसे पहला हम देखेंगे इसमें प्रचंड ही है। उसके बाद ये जो प्रचंड है 5.8 टन श्रेणी का एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा डिजाइन किया गया है। यह पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय लड़ाकू हेलीकॉप्टर हो जाएगा, ठीक है ना। यह पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। यह हेलीकॉप्टर 2 शक्ति इंजनों द्वारा संचालित है, जिसका विकास संयुक्त रूप से हाल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा फ्रांस के सैफ्रन समूह द्वारा किया जाएगा। यह हेलीकॉप्टर 268 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकेगा। 268 किलोमीटर प्रति घंटा, समझ में आ रहा है। INS महेंद्रगिरी का जलावतरण किया गया है। नाम क्या है? महेंद्रगिरी। तो 1 सितंबर 2023 को प्रोजेक्ट 17A के तहत, कौन से प्रोजेक्ट है? 17A के तहत निर्मित 7वें स्टील्थ युद्धपोत INS महेंद्रगिरी का जलावतरण अरब सागर में संपन्न हो गया है। इसके पूर्व 17 अगस्त 2023 को प्रोजेक्ट 17A के तहत 6ठा स्टील्थ युद्धपोत INS विंध्यगिरी का जलावतरण संपन्न हो चुका है ना। तो ये नेक्स्ट वाला हो जाएगा महेंद्रगिरी, और विंध्यगिरी ऑलरेडी। 11 सितंबर 2022 को प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित युद्धपोत तारागिरी का मुंबई में जलावतरण किया गया था। और आगे अगर हम बात करें, पूरी सूची अगर देखें 17A के तहत, प्रोजेक्ट 17A के तहत दिख रहा है पूरा, ये नाम देख लीजिए, निर्माता कौन है और जलावतरण कब हुआ है। तो MDL द्वारा इसका जो है निर्माण किया गया। तो नीलगिरी, INS नीलगिरी, INS उदयगिरी, तारागिरी, महेंद्रगिरी, ये तीनों IMDL द्वारा चारों। तो नीलगिरी जो है 28 सितंबर 2019, उदयगिरी 17 मई 2022 और तारागिरी 11 सितंबर 2022। उसके उपरांत महेंद्रगिरी अब 1 सितंबर 2023 को शामिल किया गया। उसके उपरांत हम बात करेंगे GRSE ने जिन INS को बनाया है वो, उसमें हिमगिरी है 14 सितंबर 2020, हाँ 14 दिसंबर 2020, दूनागिरी 15 जुलाई 2022 और विंध्यगिरी हो जाएगी 17 अगस्त 2023 को, ठीक है ना। अब हम INS विक्रांत की बात कर लें भाई। INS विक्रांत काफ़ी जो है चर्चे में रहता ही है। तो INS विक्रांत पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत। 24 मई 2023 को भारतीय नौसेना INS विक्रांत पर पहली बार रात में MiG-29 के विमान को लैंड कराकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की गई है। रात में लैंड कराया गया है ना, MiG-29K को। किस पर? विक्रांत पर। इससे पहले 6 फरवरी 2023 को पहली बार दिन में MiG-29K को स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान को इस पोत पर लैंड कराया गया था। ज्ञातव्य है कि 2 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के पहले स्वदेशी विमान पोत, है ना, INS विक्रांत को
आईएनएस विक्रांत को राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। आईएनएस विक्रांत का डिजाइन भारतीय नौसेना की अपनी संस्थान वारशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है इसको, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे विक्रांत को। इसका निर्माण पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। आईएनएस विक्रांत के भारतीय नौसेना में शामिल होने के पश्चात भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रसिया और चाइना सहित घरेलू स्तर पर विमान वाहक पोत डिजाइन और निर्माण की विशिष्ट क्षमता वाले देशों के विशिष्ट समूह में शामिल हो गया। पानी में जा रहे हैं और वहां पे लड़ाकू विमान उस पर है, जरूरत पड़े, ठीक है ना। आईएनएस विक्रांत भारत के सामुद्रिक इतिहास में निर्मित अब तक का सबसे विशाल युद्धपोत है। नाम क्या है? आईएनएस विक्रांत, है ना, इंडियन नेवल सबमरीन। यह भारतीय नौसेना हेतु डिजाइन एवं निर्मित पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है और इस विमानवाहक पोत की लंबाई कितनी है? 262.5 मीटर। चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 61.6 मीटर। इस पोत का पूर्ण विस्थापन लगभग 43,000 टन है ना, 43,000 टन। दिख नहीं रहा? चलिए, अच्छा था।